प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम तीसरा टॉपिक करने जा रहे हैं। हमने हरियाणवी भाषा और साहित्य को प्रारंभ किया है। इस यूनिट में हमने पहला प्रश्न पढ़ा था हरियाणवी भाषा उद्भव और विकास। दूसरा प्रश्न हमने पढ़ा हरियाणवी भाषा की बोलियां और हम अब तीसरा पढ़ने जा रहे हैं हरियाणवी साहित्य में सांग साहित्य का वर्गीकरण। ये आपके लिए बिल्कुल ही नया विषय है क्योंकि आप नहीं समझती कि सांग क्या होता है। सांग शब्द आपके हरियाणा में स्वांग, जैसे आपकी माँ कहती है क्या सांग खिंडा रखा है। सांग खिंडाने से क्या मतलब है, जो आप नहीं हैं पर वो आप दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मान लो आपको मोबाइल जो लेना है आपको मिला नहीं, आपके पिता ने भी ना कर दिया, भाई ने भी और माँ ने भी। आप क्या करेंगी तब? आप कहेंगी मुझे नहीं नहाना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं सफाई करनी और मुंह बनाकर बैठ जाएंगी। भाई आएगा आपको मनाएगा, आप क्या कहेंगे? चला जाए यहाँ से परे, मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी नहीं हैं पर आप ये दिखा रही हैं अपना गुस्सा ताकि आपकी वो बात पूरी हो सके। तो ये होता है सांग रचाना। सांग रचाने में कईयों को इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाता है, ये आपके लिए नहीं है। जैसे अगर आपको उदाहरण दूं दशरथ का, कैकेयी जब एक कोप भवन में चली जाती है, सारे गहने उतार कर फेंक देती है, बाल खोल लेती है और कहती है जब तक मेरी बात नहीं मानोगे, आपने मुझे कहा था कि कभी भी किसी समय आप वर ले सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज समय आ गया है, जो आपने मुझे वरदान देने की बात कही थी, 2 वचन पूरे करने की बात कही थी, तो आप कीजिए। जब दशरथ रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर भी वो सांग खिंडाती रहती है। वो दिखाना चाहती है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपकी कोई भी बात या अपने जीवन में जो दिनचर्या हम सहज भाव से स्वाभाविक रूप से करते हैं तो हम नहीं कर पाते। तो जो सांग शब्द है वो स्वांग, सांग का तद्भव रूप है स्वांग और स्वांग का तत्सम रूप है सांग। तो सांग क्या है? कोई रूप भरना, कोई रूप आकार ग्रहण कर लेना। सांग होता है किसी का अनुकरण करना। जैसे कि स्वांग एक नाट्य शैली है और हरियाणा में जनमानस को बहुत ज़्यादा प्रिय है। यह लोक नाट्य शैली है जिसको कि लोग मंत्र मुग्ध होकर देखते रह जाते हैं। आपको पता नहीं है, हमारे कॉलेज की ओर से भी सांग खेला गया। सांग 1-1.5 घंटे का एक ऐसा नाटक होता है जिसमें नृत्य भी आ जाता है, जिसमें गायन भी आ जाता है, जिसमें कौतूहल भी आ जाता है, जिसमें पात्र इत्यादि का भी वर्णन किया जाता है। जो करने वाला है वो अनुकरण करता है, वो पूरा बन तो नहीं सकता पर पूरी कोशिश करता है। जैसे साईं बाबा का सीरियल है, जैसे रामायण है, उसमें सीता आती है। सीता एक साधारण लड़की है पर वो सीता वाला त्याग, नैतिक मूल्यों की बातें, उसका वो पूरा का पूरा अनुकरण करती है। और ऐसे ही बाबा का है, बाबा का आपने साक्षात्कार अगर पढ़ा हो, जो व्यक्ति भगवान बाबा का रूप धारण करता है उसके अंदर, तो वो कहता है कि मुझे बहुत समय लगा, तपस्या की मैंने और साधना की, मैंने इंद्रियों पे संयम किया, उनके जैसा रह के कोशिश की कि तब मेरे अंदर वो चीज़ें आएंगी बिल्कुल वैसी की वैसी ही, जब मैं उसको अपने जीवन में उतारूंगा। तो उनके जैसे चलने का प्रयास करना, उनके जैसे ऐसे हाथ करना, आंखें करना, मस्त हो जाना। तो इसको ग्रहण करने के लिए जब कोई व्यक्ति उसका अनुकरण करता है, उसकी नकल करता है पर पूरी तरह से नकल नहीं कर पाता, कोशिश तो करता है करने की, तो वो होता है सांग। सांग हमारे कॉलेज में जैसे खेला गया, आपने देखा नहीं, यदि अच्छा होता ये वातावरण तो मैं आपको ज़रूर वो सांग दिखाती, उन्हें कहती बच्चों को कि हमें समय दो और पूरी फाइनल को मैं दिखाती कि देखें कि सांग क्या होता है। उसमें 8 साजिंदे होते हैं, 8-10 लोग बैठते हैं और कोई हाथ में हारमोनियम रख लेता है, कोई मटका रख लेता है, जैसे हरियाणवी का ही सांग माना जाता है, कोई व्यक्ति चिमटा रख लेता है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से लोगों को आकर्षित किया जाता था और जो नायक और नायिका की भूमिका अदा करते हैं उसमें पुरुष लोग ही अपनी वेशभूषा के अनुसार या लिंगानुसार वो वेशभूषा पहनते थे और सांग में अपना योगदान देते थे। तो जैसे ही शुरू होता था सांग बजना, लोग बाहर से भागे भागे आ जाते थे कि हम सांग देखने के लिए जा रहे हैं
और बैठे बैठे पता ही नहीं लगता था, वो कहानियां सुनाते थे, कभी रामायण की सुना दी, कभी भर्तृहरि की सुना दी, कभी लैला मजनू की सुना दी। आपके यहाँ भी एक नायक नायिका मैं भूल रही हूँ अभी, तो उन नायक नायिकाओं की बात करते थे, या फिर कोई और नीति से संबंधित उपदेश देना हो, कोई भजन की बात करनी हो, कोई वैसे ही आधुनिक समस्याओं को कुछ समझाना सुलझाना बताना हो, तो ऐसे जो, और ये बड़ा खुले में खुला मंच होता है। खुले मंच से मतलब कितने ही हजारों लाखों लोग आके उसको देख सकते हैं। आप थिएटर में जाती हैं, आप पिक्चर देखती हैं, उसमें सीमित है, 300 लोग ही बैठ सकते हैं, 500 लोग ही बैठ सकते हैं, 1000 लोग ही बैठ सकते हैं। पर यह जो सांग है, इसकी जो 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 देखने वाले हैं, दर्शक गण हैं, जो श्रोतागण हैं सुनने वाले, उनकी संख्या लाखों में हो जाती है। इतने लोग इसको प्रेम से सुनते हैं। इसमें सारे वही तत्व हैं, कथा वस्तु है, पात्रोच्चय चित्रण है, संवाद है, उद्देश्य है, अभिनेता मतलब नाटकीयता होनी चाहिए। तो इसमें बहुत सारे जो विधाएं हैं उनका गुण इनके अंदर समाया है, क्योंकि इसमें नृत्य भी होता है, इसमें संगीत भी होता है, इसमें वार्तालाप भी होता है, आपस में बोलते हैं कि अरे उसने क्या कहा, फिर कहता है हाँ उसने ये कहा, ऐसे जवाब देते हुए होता है। तो आप अपनी पुस्तकों में से पढ़ेंगे इसको, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैटर देना चाहती हूँ। सांग साहित्य का वर्गीकरण कैसे किया गया, डॉक्टर शंकर लाल यादव हैं, उन्होंने इसका वर्गीकरण किया। पूर्व दीपचंद युग, दीपचंद युग, उत्तर दीपचंद युग। आप पढ़ के आई हैं आधुनिक काल में उपन्यास कहानी, तो उपन्यासों में उपन्यास के सम्राट कौन माने जाते थे? प्रेमचंद। प्रेमचंद के नाम हमने, वो मील का पत्थर थे। पूर्व प्रेमचंद युग लिया, प्रेमचंद युग लिया, और प्रेमचंदोत्तर लिया। प्रेमचंदोत्तर लेने से, प्रेमचंद पूर्व लेने से क्या हुआ, हमें पता लग गया कि प्रेमचंद के समकालीन कौन से कवि हैं, उनसे पहले के कौन से हैं, उनके बाद के कौन से हैं। ऐसे ही दीपचंद हुए हैं। दीपचंद पता है ये यजमानी करते थे, ये भागवत की कथा करते थे, तब भी हजारों लाखों लोग बैठे होते थे। तो जहाँ पर एक जगह ये भागवत का गुणगान गाने लगे, आंखें बंद की उन्होंने और वक्रतुंड महाकाय वो बोलने लगे। बहुत दूर कहीं ऐसे ही थाप सुनाई दी ढोलक या मटके की। तो क्या हुआ, जितने उनके पास बैठे हुए लोग थे भागवत कथा में, वो वहां से उठ के और उधर सांग सुनने चले गए। और दीपचंद जी की तो आंखें बंद हैं। जैसे उन्होंने भागवत पढ़ने के लिए आंख खोली तो पूरे वहां पर कोई बैठा ही नहीं हुआ। अरे उन्होंने सोचा कि ये सांग विधा, कई लोगों को तो पराजय महसूस होती है, पर उन्हें क्या लगा, उन्हें लगा कि ये एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को मैं आकर्षित कर सकता हूँ, मैं जो बताना चाहता हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने तो इतना परिवर्तन इसके अंदर किया कि जो युद्ध चल रहा था उस समय, मेरे ख्याल द्वितीय विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो नौजवानों को इन्होंने फौज में भर्ती होने के लिए आकर्षित किया। तो इन्होंने जो सांग भजनों के लिए, कथाओं के लिए, पौराणिक चीज़ों के लिए प्रयुक्त हो रहे थे, आधुनिक समस्याओं को भी इसमें डालने का प्रयत्न किया, तो उन्होंने एक रास्ता दिखाया। तो इसलिए जो दीपचंद है ये मुख्य है सांगियों में। इससे इन्होंने, शंकर लाल यादव ने इसका पूर्व दीपचंद युग के कौन से सांगी हुए, दीपचंद युग में कौन से सांगी हुए, उत्तर दीपचंद में कौन से सांगी हुए, इस ढंग से वर्गीकरण रघुवीर सिंह मथाना ने किसके नाम से किया? लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद तो पितामह माने, ये लक्ष्मीचंद तो सांग सम्राट माने जाते हैं, जो पितामह है वो किशन भाट माने जाते हैं। लक्ष्मीचंद सांगों के सम्राट माने जाते हैं। इसलिए जो मथाना जी हैं, रघुवीर सिंह मथाना, उन्होंने इसको पूर्व लक्ष्मीचंद, लक्ष्मीचंद और उत्तर लक्ष्मीचंद के नाम से वर्गीकृत किया। फिर डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने प्रारंभिक युग लिया, 1750 से 1850 माना, मध्य युग लिया 1850 से 1950 माना, और वर्तमान युग लिया 1950 ईस्वी से अब तक माना। यह जो मध्य युग है इसमें ही दीपचंद आए, इसमें ही लक्ष्मीचंद आए, तो उन्होंने इनके नामों को न लेकर प्रारंभिक युग, मध्य युग और वर्तमान युग में इसको वर्गीकृत किया। और यदि हम मूल्यांकन करें इन सब का लेके, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संक्रमण युग आया पहले। संक्रमण युग क्या होता है? जब एक विधा खत्म होने वाली है, दूसरी विधा चल रही है, तो दो विधाओं का जब संक्रमण होता है,
मिलना होता है। ये कहते हैं ना कि कोरोना से हम संक्रमित हो गए थे, मैं हो गई थी, तो संक्रमित मतलब संक्रमण हो गया। जो मेरे अपने वायरस हैं और जो कोरोना के वायरस हैं वो आपस में मिल रहे थे। तो जो दो विधाएं हैं, कोई भी विधा जब अपने समीप चल रही विधा से द्वंद्व करती है, उससे साहित्यिक विधा का संक्रमण काल कहा जाता है। तो इस समय थोड़ा थोड़ा लिखा जा रहा था, वो है संक्रमण युग। बताऊंगी कि क्या कौन कौन लिख रहा था। 1200 ईस्वी से 1750 तक प्रारंभिक युग हुआ, 1750 से 1850। उत्कर्ष माने जो स्वर्ण युग था सांग परंपरा का, 1850 से 1950 ईस्वी तक। और आधुनिक काल जो अब जो नए लिखने वाले आ रहे हैं वो 1950 ईस्वी से अब तक लिख रहे हैं। तो आपने सबसे पहले भूमिका में क्या बताना है, उसके लिए आपकी उसमें लिखा हुआ है सांग की का व्युत्पत्ति परक अर्थ बताना है आपने। सांग किसे कहते हैं, जैसे कि डॉक्टर महेंद्र भानावत हैं, आपकी किताबों में शायद मिल जाएगा। वो क्या कहते हैं, अनुकरण करता विवेकपूर्ण वेशभूषा परिवर्तन करके अपने खेल तमाशे इस ढंग से प्रदर्शित करता है कि कभी कभी मूल और अनुकरण का भेद करना भी कठिन हो जाता है। धोखा देने के लिए ढोंग अथवा आडंबर के रूप में जो वेश परिवर्तन किया जाता है वह भी स्वांग कहलाता है। समझ आ रहा है आपको। अनुकरण करता कौन, जिसने अनुकरण किया विवेकपूर्ण ढंग से, अच्छी तरह सोच समझ के, उसका वेश धारण करके, अपना परिवर्तन करके, दूसरों को खेल तमाशे दिखाते हुए इस ढंग से प्रदर्शित करता है कि कभी कभी जो मूल है, मूल सीता राम है, उनका अनुकरण का भेद करना भी कठिन हो जाता है। मेरी माँ देखती है रामायण, जब आते हैं ना राम और सीता, मेरी माँ हाथ जोड़ के हनुमान जी को यूं करती है। तो मैं उन्हें कहती हूँ ये हनुमान जी नहीं है, ये सचमुच के नहीं है। क्या पता बाद में ये क्या खाते पीते हैं, मीट मांस खाते होंगे, ये बीड़ी सिगरेट पीते होंगे, ये शराब पीते होंगे। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब कभी कभी मूल और अनुकरण का भेद करना भी कठिन हो जाता है, धोखा देने के लिए ढोंग अथवा आडंबर के रूप में जो वेश परिवर्तन किया जाता है वह ही सांग कहलाता है। ठीक है।